गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। हम मेल्टिंग पॉइंट तक ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके थे। हम पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और हमने मेल्टिंग पॉइंट तक स्टडी कर लिया था। आज हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों, आज हम दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। दोनों प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन बनने की। बच्चों, अच्छे से समझना है, सारी चीजें आसान है, बस आपको अच्छे से समझना है उनको। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब सुनो जरा ध्यान से, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखो बच्चों, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है और यहां सबसे आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो हमें यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए बच्चों देंगे, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज outermost electron from isolated gaseous atom। ये जो एटम है ना, ये आइसोलेट गैसियस एटम होना चाहिए, मतलब आइसोलेट किया हुआ एक पर्टिकुलर एटम होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, एक यहां से अगर मैं एक सीधी सीधी बात समझूं कि जो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जितना स्ट्रोंग होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। यानी कि पहली जो बात है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, मैं वो कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बच्चों, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ये बात हम जानते हैं। जितना छोटा होगा साइज इस एटम का, जितना छोटा होगा साइज, उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। छोटा साइज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और बात पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और बच्चों वो होता है सिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? सिल्डिंग इफेक्ट। तुम जानते हो, मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें सिल्डिंग इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है बच्चों? सिल्डिंग इफेक्ट साइज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। न्यूक्लियस अंदर से तो सिल्ड हो जाता है, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है, जिसके कारण साइज बढ़ जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो देखो एक सीधी सी बात है, सिल्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाता है, और अगर साइज बढ़ाना तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिल्डिंग इफेक्ट। अगर सिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, अगर सिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बच्चों, मैं यहां से यह भी कह सकता हूं जो सिल्डिंग होता है ना, सिल्डिंग वो साइज को इंक्रीज करता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर सिल्डिंग साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिल्डिंग आयोनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक और बात है जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जहां बच्चों हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आती है, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना आसान नहीं होता। वहां इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा। मैं एक और बात लिख देता हूं,
ionization energy will also depend upon half-filled and fully filled configuration. ठीक है, या मैं इस पूरी लाइन की जगह एक और बात लिख सकता हूं जो बड़े काम की है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ज्यादा अच्छी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहां मैं एक पॉइंट लगा के एक बात लिख रहा हूं, फॉर हाफ फिल्ड and fully filled configuration, ionization energy is high, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह क्या है? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। क्लियर है बात यहां तक की? अब सुनो जरा बच्चों, देखो आगे की बात हमारे पास क्या है। अब अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट को देखूं, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी जो पहली सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। अगर बच्चों हमारे पास एस ब्लॉक या पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी में। जैसे हम जब नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सेम एज इट इज जब हम पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन बच्चों जो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहां की कहानी क्या है? यहां की कहानी ये है कि यहां आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है ना, वो लगातार डिफरेंट होता है, लगातार चेंज होता रहता है। एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है यहां आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों काम करते हैं, दोनों वेरी करते हैं। अब एक तो ऐसा है जो साइज को डिक्रीज करता है, दूसरा ऐसा है जो साइज को इंक्रीज करता है, और दोनों ही फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी में बदलाव लाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब देखो, हमने बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी पढ़ी थी, जब हम किसी ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन दोनों वेरी करते हैं, और दोनों वेरी करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा किसका इफेक्ट जाता है, किसका कम है। जैसे शुरुआत में यहां तक मैग्नीज तक क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से साइज यहां तक डिक्रीज होता है। उसके बाद दोनों बराबर होते हैं, साइज कांस्टेंट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर जाता है तो साइज इंक्रीज हो जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन बच्चों अब काम की बात क्या है? काम की बात ये कि यहां से लेके यहां तक हम जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। मतलब हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों इफेक्ट वेरी कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो ये है, when we move in a transition series, then ionization energy does not follow a regular trend. This is because effective nuclear charge and shielding effect both are vary.
दोनों वेरी करते हैं, दोनों काम करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों वेरी करते हैं, और दोनों के वेरिएशन के कारण ही ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं होता। अब बच्चों मैं सबसे पहली बात लिख रहा हूं, यहां बड़े काम की बात है, Cr एंड MO। बच्चों अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना, क्रोमियम और मोलिब्डेनम की, बच्चों क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो ये है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s1। मोलिब्डेनम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मोलिब्डेनम में इसमें 18 इंक्रीज कर दूंगा, 18 इंक्रीज करूंगा तो 42, 42 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्रिप्टॉन 4d5 और 5s1। ठीक है, जैसे देखो क्रिप्टॉन का नंबर 36 होता है, 36 और 1 37 और 5 42, 42 हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं क्रोमियम के अंदर से, अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा हूं तो बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी ये। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, आर्गन 3d5। सेम एज इट इज अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, क्रिप्टॉन 4d5। बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। अब देखो बच्चों यहां से जब ये यहां आया है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा स्टेबल हुई है। यहां 4s1 था, 3d5 था, अब केवल 3d5 है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो कम होती है इसकी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, IE सेकंड की बात करूं, तो अब देखो 3d5 3d5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, डी आधा भरा हुआ है, और हाफ फिल्ड का मतलब स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना बहुत मुश्किल काम है। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के बाद यहां बच जाएंगे आर्गन 3d4। यहां से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं तो यहां बच जाएंगे हमारे पास क्रिप्टॉन और 4d4। ये हाफ फिल्ड स्टेबल थी लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो बच्चों ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर किया है ना, वो रिलीज कराना आसान नहीं है। क्रोमियम और मोलिब्डेनम से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है आसानी से, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना आसान काम नहीं है। आसान काम का मतलब अगर हमें रिलीज कराना है तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब ये जो IE2 होगी ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए मैं जो एनर्जी दे रहा हूं ये ज्यादा होगी IE फर्स्ट से। तो बच्चों ये काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं क्या, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम हैव n-1d5 NS2 कॉन्फ़िगरेशन। बोलो है कि नहीं है। इनके n-1d में यानी कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। इनके ns में यानी कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। 4s 1 एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैंने 2 लिख दिए, वहां पे 4s में 5s में कितने हैं, 1 है। जैसे इसका ns तो 4s हो गया, इसका ns क्या हो गया, 5s हो गया। तो ns में एक इलेक्ट्रॉन है, n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। जब कभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चला जाएगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं लिख देता हूं क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम हैव n-1d5 NS1 कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव लोअर first ionization energy but removal of second electron is difficult, hence they have higher value of IE2। उनकी IE2 जो होती है बच्चों वो ज्यादा होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आगे बताता हूं। देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है। अगर मैं बात करूं कॉपर की और सिल्वर की,
Cu एंड Ag, कॉपर और सिल्वर। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर का नंबर होता है 29। अगर 29 नंबर है तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन हुई आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं, Ag की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 जोड़ देते हैं, इसका नंबर है 47 और 47 की कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s1, सही बात है। अगर मैं यहां से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं, इसका मतलब Ie फर्स्ट, तो बच्चों Ie फर्स्ट हो गया आर्गन 3d10, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अगर मैं यहां से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं Ie फर्स्ट, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी, क्रिप्टॉन 4d10, सही बात है। अब बच्चों आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन मैं बाहर कर रहा हूं तो तुम्हें नजर आ रहा है फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना बहुत मुश्किल काम है, और अगर बहुत मुश्किल काम है तो ये जो Ie2 की वैल्यू है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा होगी Ie फर्स्ट से, क्रिप्टॉन और ये 4d9, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना मुश्किल काम है। तो मैं कह सकता हूं कॉपर और सिल्वर के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। मैं लिख देता हूं Cu एंड Ag हैव n-1 d10 ns1 कॉन्फ़िगरेशन। अरे है कि नहीं है, यही कॉन्फ़िगरेशन है। डी में कितने हैं 10 और एस में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दे हैव लोअर Ie फर्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन 4s वाला बड़े आराम से जा सकता है, 5s वाला इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से रिलीज हो सकता है। बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम fully filled configuration is difficult। जब मैं सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने लगता हूं तो वहां फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर मुश्किल काम है तो बच्चों मैं क्या कहूंगा, सो दे हैव लोअर वैल्यू, सॉरी दे हैव हायर वैल्यू ऑफ Ie सेकेंड। उनकी जो Ie सेकेंड होती है बच्चों उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों इसके बाद की कहानी हम समझते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगली मैं बात कर रहा हूं Zn Cd एंड Hg की, जिंक कैडमियम और मरकरी की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बच्चों, मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पढ़ा चुका हूं। Zn की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो Zn का नंबर होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d10 4s2। अच्छा अगर मैं कैडमियम की बच्चों लिखता हूं तो कैडमियम का नंबर होता है 48, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी क्रिप्टॉन 4d10 और 5s2। सेम एज इट इज मैं मरकरी की भी लिख सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो जरा बच्चों यहां से, अगर मैं यहां से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर करता हूं तो तुम्हें नजर आ रहा है डी में 10 और 4s में 2, दोनों फुली फिल्ड है, दोनों भरे हुए हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया तो आर्गन 3d10 और ये 4s1 आया। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो Ie सेकेंड दी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा,
अब बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद वो क्या बना, वो 3d10 बना। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये स्टेबल है, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब डी में केवल 10 बच गए ना, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से यहां आना आसान काम है, इसका मतलब IE सेकंड की जो वैल्यू है वो कम होगी, लेकिन यहां से यहां आना मुश्किल काम है, क्योंकि 4s में 2 फुली फिल्ड था, वो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना मुश्किल काम था। तो ये IE फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, IE सेकंड की वैल्यू कम होगी। बच्चों 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको रिलीज कराना आसान काम है। यहां से यहां जब मैं गया हूं तो मुझे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिली है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होगा, जल्दी रिलीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। बच्चों जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे एलिमेंट है जिनकी IE फर्स्ट तो ज्यादा होती है, लेकिन IE सेकंड लोअर होती है। इससे पहले जो मैंने पढ़े थे उनमें बिल्कुल इसके अपोजिट था, IE फर्स्ट तो लोअर थी लेकिन IE सेकंड की वैल्यू हाई थी। बच्चों अब देखो यहां पे सेम एज इट इज मैं इसका लिख सकता हूं, IE फर्स्ट में क्या होगा, ये क्रिप्टॉन है, और ये 4d10 और ये 5s1, और ये हमारे पास IE सेकंड, ये क्रिप्टॉन आ गया, और ये 4d10। अब देखो मैं कहां लिखता हूं, Zn, Cd एंड Hg हैव n-1d10, इनके n-1 d में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, और ns2 s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। Zn, Cd एंड Hg हैव n-1 d10 ns2 configuration, so their IE first larger than IE second। सही बात है, इनकी जो IE फर्स्ट होती है वो ज्यादा होती है इनकी IE सेकंड से। क्लियर है यहां तक की बात। बच्चों अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो समझना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो अगला एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, कंपेयर IE सेकंड एंड IE थर्ड फॉर Fe एंड Mn। हमें Fe और Mn की, आयरन और मैग्नीज की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। चलो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आंसर देखते हैं इसका। ये हमारे पास है बच्चों आयरन, और आयरन का नंबर 26 होता है, तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, आर्गन 3d6 4s2 हुई कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमारे पास है मैग्नीज, मैग्नीज का नंबर होता है 25 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 3d5 4s2। हमें इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है कि कौन सी ज्यादा होगी। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं IE फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कराया तो हमारे पास बचा आर्गन 3d6 4s1। यहां से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो बचा आर्गन 3d5 4s1। अब बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की IE2 की, तो आर्गन और ये 3d6 और ये क्या बचेगा बच्चों, IE सेकंड आर्गन 3d5, और तुम जानते हो 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अरे है कि नहीं है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब यहां से यहां आसानी से आ सकता है, आसानी से आ सकता है। इसका मतलब IE2 जो होगी मैग्नीज की वो लोअर होगी आयरन से। पहली बात तो क्लियर है। अब अगली बात पे आते हैं, अब IE थर्ड की बात करते हैं। IE थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आर्गन है, क्या बच गया 3d5। अच्छा IE थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो
जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से बाहर जाएगा बच्चों, यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, तो अब क्या बचेगा, आर्गन, और ये 3d4 बचा कि नहीं बचा। अब मुझे ये बताओ, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, इसका मतलब IE थर्ड की वैल्यू यहां पे हाई होगी। अब सुनो जरा ध्यान से, 3d6 से क्या हो गया 3d5, 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये आसानी से यहां पे चला जाएगा, आसानी से यहां पे चला जाएगा, तो ये कैसी होगी, लो होगी। अगर मैं बात करूं IE सेकंड की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों लो होगी मैग्नीज की। क्यों, क्योंकि जब वो यहां से यहां आया तो स्टेबल हो गया, तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीज की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और आयरन की ज्यादा होती है। लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन की कम होती है और मैग्नीज की ज्यादा होती है। यहां से हम बड़े आराम से ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, मैं कह सकता हूं IE सेकंड फॉर मैग्नीज इज लोअर देन Fe। अब दूसरी बात क्या है, IE थर्ड फॉर Fe इज लोअर देन Mn। ठीक है, अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो वो आयरन की कम है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो वो मैग्नीज की कम है। बच्चों इसका आंसर ये हुआ, IE सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन की ज्यादा, IE में थर्ड की बात करता हूं तो वो मैग्नीज की ज्यादा। ये हमारा आंसर हो गया। सही बात है, यहां तक क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो जरा बच्चों, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना तुम्हें, वो और काम का है, समझना है जरा उसको। देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, विच इज बेस्ट reducing agent, which is best reducing agent among Fe2 positive and Mn2 positive। Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। बच्चों आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पॉपुलर चल रहे हैं। अब हम ये कैसे बता पाएंगे, इन क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाएंगे। बच्चों देखो, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब तुम कैसे दोगे, तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तुम्हें यह पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तुम्हें यह पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन कराता हो, किसी दूसरे का रिडक्शन कराता हो, और खुद का क्या होता है उनका ऑक्सीडेशन। खुद का क्या होता है ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। और जिनका खुद का रिडक्शन होता है बच्चों वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनना जरा ध्यान से, जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें इन दोनों में ये देखना है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो मुझे क्या चेक करना है, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या है। Fe2 पॉजिटिव का मतलब यह है आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब आयरन Fe26 कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d6 4s2, लेकिन Fe2 पॉजिटिव में क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी लूज कर दिए। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ये 4s वाले चले गए। इसका मतलब बच्चों Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d6, और Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीज की होती है 3d5 4s2। 2 पॉजिटिव की क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाले चले गए, तो बच्चों क्या हुई Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5। सही बात है।
अब हमें देखना है दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे क्या चेक करना है, दोनों में किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। ऑक्सीडेशन जल्दी का मतलब कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। तो बच्चों ये तो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना आसान काम नहीं है। लेकिन यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो ये Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये हो जाएगा आर्गन 3d5। आसानी से जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो मैं ये कहूंगा बच्चों Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन जल्दी हो सकता है, और ऑक्सीडेशन अगर जल्दी होगा तो ये वाला बच्चों बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ रही है ना बात, ये क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं यहां लिख सकता हूं Fe2 पॉजिटिव इजिली ऑक्सीडाइज टू Fe3 positive, while Mn2 positive have stable configuration. So removal of electron is difficult. ठीक है बच्चों, Mn2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना बहुत मुश्किल काम है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत कैसे आएगी। तो बच्चों मैं कह सकता हूं हेंस Fe2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Mn2 पॉजिटिव। सही बात है, समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं यहां तक। अब सुनो बच्चों, देखो आगे हमारे पास इसके बाद क्या आता है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें यहां पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, which is best oxidizing agent among Fe3 positive and Mn3 positive। Fe3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जिसका खुद का क्या हो, रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, जिसका खुद का रिडक्शन हो। जिसका रिडक्शन जल्दी होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब सबसे पहले तो बच्चों मुझे Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों आर्गन 3d और 5। ठीक है, लिख सकते हैं हम बड़े आराम से। आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देना, Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। Mn3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, Mn3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d4। सही बात है। अब बच्चों मुझे ये बताओ इन दोनों में किसका रिडक्शन जल्दी होगा। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। इन दोनों में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। देखो ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो लेना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। यहां अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो बच्चों ये बन जाएगा आर्गन 3d5। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेबल, इसका मतलब इसका रिडक्शन जल्दी होगा, और इसका रिडक्शन अगर जल्दी होगा तो बच्चों ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं Mn3 पॉजिटिव इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज बिकॉज after gain one electron it will get stable half filled configuration, stable half filled configuration। सही बात है ना। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है।
क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया है? अब सुनो बच्चों, आगे की कहानी क्या है हमारे पास। यहां से एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, वो देखना जरा क्या है। एक नोट डलवाता हूं मैं पहले तुम्हें। सुनो जरा ध्यान से बच्चों, एक नोट डालना है यहां तुमने, और नोट क्या डालना है कि स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी, स्मॉलर द आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, स्टेबल विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे देखना बच्चों, एक बात समझना, ये मैग्नीज है और मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो ये बन गया आर्गन 3d5 4s1। मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो ये बन गया आर्गन 3d5। अब मुझे पता है ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी कम है। कम होने की वजह क्यों है? जब यहां से यहां आया तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गई। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो बच्चों मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो होती है वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। क्लियर है ये बात? अब देखो बच्चों, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बड़े काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 oxidation state for nickel and platinum for the given data। गिवन डाटा, दिए हुए डाटा से हमें यह पता लगाना है कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों डाटा क्या दिया हुआ है, यहां मैं लिख देता हूं निकल के लिए IE फर्स्ट और IE सेकंड का जो टोटल दिया हुआ है निकल के लिए वो दिया हुआ है बच्चों 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल में है ये। प्लेटिनम के लिए दिया हुआ है 2.66 इंटू 10⁻³ IE थर्ड और IE फोर का जो टोटल दिया हुआ है इसके लिए बच्चों दिया हुआ है 8.70 इंटू 10⁻³। इसके लिए दिया हुआ है बच्चों 6.60 इंटू 10⁻³। ठीक है यहां तक की बात। हमसे ये कहा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल होगी, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा तुम्हें दिया हुआ है। अब बच्चों तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं उसको दिमाग में रखो। जिस भी सब्सटेंस की आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, निकल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए IE फर्स्ट IE सेकंड, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों को जब बाहर किया तो इतनी एनर्जी दी मैंने। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए इतनी एनर्जी दी। प्लेटिनम के लिए मुझे इतनी देनी पड़ी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि जब 2 इलेक्ट्रॉन मैं बाहर कर रहा हूं तो प्लेटिनम के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए कम है। ठीक है, अब सुनो 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जब मैं बाहर करूंगा तो सबसे पहले पहला करूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए इनका सबका टोटल करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। टोटल करूंगा, इन दोनों का टोटल करूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने वाली एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। अब बच्चों सीधी सीधे क्लियर है, ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, इनका टोटल करूंगा तो इससे ज्यादा होगी,
इसका मतलब प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्लेटिनम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than PT because IE first plus IE second is lower। हो गया? निकल के लिए IE फर्स्ट और IE सेकंड का जो सम है वो कम है, और कम होने की वजह से उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं प्लेटिनम की बात करता हूं, फॉर प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than nickel because IE first plus IE second plus IE third plus IE fourth, जब मैं ये 4 एनर्जी दूंगा तभी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बिकॉज IE first plus IE second plus IE 3 plus IE 4 is lower for PT। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। हमें ये डाटा दिया हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें ये डाटा दिया हुआ था, और इस डाटा से हमें ये बताना था +2 किसकी स्टेबल होगी, +4 किसकी स्टेबल होगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, क्या? जिस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। चलो अब आगे आते हैं, सुनना जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है बच्चों, ये है हमारी 3D सीरीज, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, और आगे तक चलते जाएंगे। ये है 4D सीरीज, यट्रियम, देन जिरकोनियम, देन नियोबियम, देन मोलिब्डेनम, आगे तक चलते जाएंगे। और ये है हमारी 5D सीरीज, लैंथेनम, देन हाफनियम, देन टेल्टेनम, देन टंगस्टन, आगे तक चलते जाएंगे। अब बच्चों मैंने तुम्हें कभी बताया था, जब मैं 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाता हूं तो साइज बढ़ता है, लेकिन जब मैं 4D से 5D पे जाता हूं तो जो साइज है वो कांस्टेंट रहता है, साइज लगभग बराबर रहता है। यानी कि जिरकोनियम और हाफनियम का साइज बराबर है, नियोबियम का, टेल्टेनम का बराबर है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का बराबर है। इनको छोड़ के, इनको नहीं लेना। यट्रियम और लैंथेनम में लैंथेनम बड़ा होता है, क्योंकि इस लैंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में आते हैं, जिसके कारण वो पुअर सोल्डिंग इफेक्ट होती है, वो वाला सीन क्रिएट हो जाता है, और वहां से हम सारा डाटा निकालते हैं। वो मैंने समझाया था तुम्हें बड़े अच्छे से। अब सुनो जरा बच्चों तुम ध्यान से, अगर मैं 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाता हूं तो साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन जब मैं 4D से 5D पे जाता हूं तो साइज कांस्टेंट रहता है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी? नहीं बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, जब मैं 4D से 5D पे जाता हूं तो 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। वो जो 32 प्रोटॉन होते हैं ना, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचने लगते हैं, जिसके कारण इनका साइज कांस्टेंट हो जाता है। मैं ये कहूंगा यहां पे जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना इस 5D सीरीज के, वो टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस के साथ। और बच्चों अगर वो टाइटली हेल्ड है तो उनको रिलीज कराना एक मुश्किल काम है, और मुश्किल काम है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होगी। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, when we move from 3D series to 4D series, atomic size will increase, so IE decrease, ionization energy decrease होती है। But when we move from 4D series to 5D series,
atomic size will remain constant, but there is increase in IE आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज इंक्रीज होने की वजह है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण बढ़ती है। बच्चों जब शिल्डिंग इफेक्ट कमजोर है, हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शिल्डिंग इफेक्ट के। शिल्डिंग इफेक्ट अगर कमजोर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये सीधी सी बात है। अब बच्चों मैं कह सकता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो 3D की ज्यादा होगी 4D से, 5D की ज्यादा होगी 4D से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गया है, क्लियर है? तो बच्चों ये आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इसको बड़े अच्छे से समझना है, जहां भी कोई डाउट आता है मेरे से पूछना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।